Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is sixth lecture of complete polity series. Today's lecture is on fundamental rights. देखिए पीपल, अगर आपने कंप्लीट इस पॉलिटी सीरीज़ को फॉलो नहीं किए तो प्लेलिस्ट पे जाइए और कंप्लीट सीरीज़ को देखिए। आपको पॉलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है पीपल, तो चलिए आज की लेक्चर में चलते हैं। आज की लेक्चर देखिए हमारी फंडामेंटल राइट के ऊपर है। ठीक है पीपल, तो आज की लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है? देखिए, हम एक अवेयर सिटीज़न होने के नाते, ठीक है, हमें एक फेयर आइडिया होना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन सी राइट इंश्राइन हुआ है फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये सारे राइट्स के बारे में आप अवेयर होंगे तो क्या होगा, कोई भी अथॉरिटी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको हैरास नहीं कर सकता। आप आपकी राइट जानेंगे तो कोई भी बंदा, कोई भी अथॉरिटी आपको परेशान नहीं कर सकता कामों का। ठीक है पीपल, तो इसीलिए आज की लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सारे कंप्लीट चीज़ों को समझिए तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो जाएगी हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। देखिए, अब क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड सो फंडामेंटल। फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूँ। फंडामेंटल वर्ड का मतलब है रूडिमेंटरी, बेसिक। ये बेसिक नेसेसिटी है, सिटीजन को मिलना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो ये व्हाई दिस फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड सो फंडामेंटल और नेसेसरी। क्यों ये फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है और नेसेसरी है? ठीक है, देखिए, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है और नेसेसरी है क्योंकि एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की कंप्लीट और ऑल राउंड ग्रोथ के लिए ये फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, एक बंदे के अंदर एक बंदे के पास अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, कुछ बेसिक राइट्स होंगे, तो वो बंदा क्या कर सकता है, अपनी हाईएस्ट ग्रोथ को अचीव कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लोर कर सकता है अपना पोटेंशियल को। ठीक है, उसको जब लेवल प्लेइंग फील्ड में मिलेगा, कहीं पे इनइक्वलिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कलर के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे एक्सप्लोर कर सकता है। इसीलिए वो फंडामेंटल राइट क्या है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है और नेसेसरी है। ठीक है पीपल, आप लोगों को मैंने प्रियम्बल में 4 चीज़ बताया था। देखिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज मैंने बताया था। सोर्सेज क्या बताया था मैंने? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने नेचर बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या था? सोबर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मैंने बताया था। उसके बाद कुछ गोल बताया था मैंने। हमारे प्रियम्बल में कुछ गोल बताया गया है इंडिया के लिए। गोल क्या है? हमें जस्टिस अचीव करना है। हमें कौन सी तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद हमें क्या अचीव करना है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और मैंने एक चीज़ बताया था आपको, एडॉप्शन डेट बताया था, वो तो सबको पता है। ठीक है, तो प्रियम्बल में हमें एक गोल बताया गया, लेकिन वो प्रियम्बल क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। देखिए, इस चीज़ वर्ड का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा इस लॉ को ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है, उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं। वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे पुलिस और सिविल सर्वेंट, ये सब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो देखते हैं कोई भी बंदा उस लॉ को वायलेट करता है तो उसको पनिश किया जाता है, उसको जेल होता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगता है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होती है। ऐसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे दिया। ठीक है, प्रियम्बल में 12 गोल कह दिया, इंडिया के लिए ये गोल है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस अचीव करना है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ये सब अचीव करना है। लेकिन उन चीज़ों को क्या बना दिया? नॉन जस्टिसेबल बना दिया। कोई भी मतलब अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। कोई भी बंदा उसको इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो हम इसके लिए किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो प्रियम्बल को कहा जाता है नॉन जस्टिसेबल। लेकिन देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है।
देखिए जस्टिसेबल का मतलब क्या है, जैसे ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, यहाँ पे ग्राउंड पे एग्जीक्यूटिव थे, ये लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और इम्प्लीमेंट कोई बंदा नहीं कर रहा था उसको ऊपर पनिशमेंट लगा रहे थे, पेनल्टी लगा रहे थे। ऐसे ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स अगर गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट नहीं करती, उनको वायलेट करती है, ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके रिपोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को, डेयर सुप्रीम कोर्ट, ये सो एंड सो अथॉरिटी मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक्शन लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गारंटी करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और कहेगा व्हाई यू वायलेट फंडामेंटल राइट ऑफ दिस गाय, तो और मतलब सुप्रीम कोर्ट कहेगा इनके फंडामेंटल राइट को आप रिस्टोर करिए, फंडामेंटल राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हमारे गारंटर बना हुआ है, इसीलिए वो फंडामेंटल राइट को हम क्या कहते हैं, जस्टिसेबल कहते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट वायलेट करता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी वायलेट करता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसीलिए इन फंडामेंटल राइट को कहा जाता है जस्टिसेबल। ये फंडामेंटल राइट क्या है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है पीपल। चलिए चलते फिर समझते हैं इसके रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट और दे रखा है, एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये मैंने तो एक आपको ओवरव्यू दे दिया है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दिया फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, ये हम इंस्पायर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमारी फंडामेंटल राइट को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रखे थे। और देखिए यूएसए में इसको क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, यूएसए में फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, राइट्स कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इंडिया में ये फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है पीपल। फिर देखिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी पार्ट में फंडामेंटल राइट मेंशन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है। और कौन सी आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल तक मेंशन है हमारी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 12 to 35, डायरेक्ट याद रखिए 12 to 35 आर्टिकल में मेंशन हुआ है, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है पीपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो फीचर्स है, इनको हम देखते हैं कौन कौन सी फीचर्स है हमारे फंडामेंटल राइट में, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब क्या है, देखिए सुप्रीम पावर लाइज इन द पीपल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, सुप्रीम पावर जो है वो पीपल के ऊपर लाइज होता है, ठीक है। पीपल अपना इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल उन्हें रूल करती है, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, ठीक है। और क्या करती है फंडामेंटल राइट, लिमिट करती है टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव का जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है, इसको क्या करती है, लिमिट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट को लिमिट कर देती है, गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करके लॉ नहीं बना सकती, इसीलिए ये क्या करती है, लिमिट करती है टायरनी, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी को लिमिट करती है एग्जीक्यूटिव का, देखिए। और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी है हमारे यूनियन गवर्नमेंट में, सबसे पहले प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। ये हमारी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और कौन सी आर्टिकल से 52 to 78 में मेंशन हुआ है, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है, याद करिए। पार्ट 5 में मेंशन हुआ है एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। और क्या करता है ये फंडामेंटल राइट, क्या करता है, प्रिवेंट आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लॉ बनाने वाले हैं, लेजिस्लेचर कौन है, जो लॉ बनाते हैं, उनको आर्बिट्री मनमानी कोई लॉ नहीं बना सकते। ये हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट करके लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या कर देगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा, कह देगा ये लॉ क्या है, नल एंड वॉइड है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंट केस है, ये हमारी इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलेटेड केस को, इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलेटेड जो केस था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये आर्बिट्री लॉ था, ठीक है। लेजिस्लेचर ने फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए लॉ बना दिया, इसलिए आर्बिट्री लॉ था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो हमारी आर्टिकल 19 है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कह के ये स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। इसीलिए आर्बिट्री लेजिस्लेशन, आर्बिट्री लॉ से लॉ बनाने से प्रिवेंट करता है किनको, लेजिस्लेचर को, ठीक है। और क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल, ठीक है। तो कोई भी बंदा, कोई भी
पार्लियामेंटेरियन या कोई भी लेजिस्लेचर या कोई भी मैन, ठीक है, जो रूल कर रहा है हमारे ऊपर, वो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी नहीं ले सकता, वो उसका ऊपर मतलब एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, उसको लिमिट लगाया गया है। तो ये प्रिवेंट करता है क्या, ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये एम क्या करता है, एम टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। कोई एक मैन का गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से चलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट किसी मैन के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ कौन एस्टेब्लिश करता है, हमारी फंडामेंटल राइट एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। और हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल है, मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट अथॉरिटी वायलेट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हैं डियर सुप्रीम कोर्ट, हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन को या अथॉरिटी को बोलेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा रिस्टोर, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारी गारंटर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो इसीलिए ये जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स। और देखिए हमारी जो डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो सब नॉन जस्टिसेबल है, वो वायलेट करेगा कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्ड बाय सिटीजन, देखिए सिटीजन क्लेम करता है अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट्स के अगेंस्ट में क्लेम करता है, ठीक है। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, भाई सीधा स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स क्लेम, फंडामेंटल राइट्स जो क्लेम है, हम किसके ऊपर क्लेम करते हैं, स्टेट्स के ऊपर क्लेम करते हैं, ठीक है। सिटीजन क्लेम करता है, ठीक है, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट में क्लेम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी फंडामेंटल राइट है, ये सेक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है, ठीक है पीपल। हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो सेक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है। सेक्रोसेंट का मतलब होता है ये सेक्रेट नहीं है, जो मतलब कोई भी बंदा वायलेट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो परमानेंट नहीं है। क्या देखिए कैसे हैं, ये पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसको अमेंड कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से आया था, केशवानंद भारती केस 1973, ये याद रख लीजिएगा। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक पिलर्स है, इनको वायलेट नहीं कर सकता पार्लियामेंट, ठीक है। और इनको विदाउट वायलेट करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। लेकिन हमारे जो फाउंडेशन है उनको चेंज नहीं कर सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू द ऑल पर्सन, सब पर्सन को गारंटी करता है। मैं बता चुका हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट कैसे गारंटी करता है, कोई भी बंदा वायलेट करता है, कोई भी अथॉरिटी वायलेट करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपुल अगेंस्ट द इन्विजन ऑफ द स्टेट। स्टेट्स हमारी लिबर्टी में और फ्रीडम में इन्विजन नहीं कर सकता, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इस चीज़ से, ठीक है। और ये जो हमारी फंडामेंटल राइट है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये मतलब गवर्नमेंट इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट हमारे एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन हमारे जो शेड्यूल एरिया है, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया है, उसमें क्या है, गवर्नमेंट मूवमेंट लगाने से मूवमेंट करने से रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करती है, उसमें रीजनेबल है, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, रीजनेबल है। कैसे रीजनेबल है, तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ट्राइबल एरिया में जाएंगे, उस शेड्यूल एरिया में जाएंगे, वहाँ का जो लोकल कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उनमें उस 6 शेड्यूल एरिया में बाहर का लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, ऐसे नहीं खरीद सकते। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ऑल फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट्स, जो सारे फंडामेंटल राइट्स है वो अवेलेबल है अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट का मनमानी एक्शंस की अगेंस्ट है, स्टेट कोई सा एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, और हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। सम ऑफ देम आर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्राइवेट इंडिविजुअल भी वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन हुआ है, आर्टिकल नंबर 23 में जो चीज़ मेंशन हुआ है, 73 में आर्टिकल नंबर 17 में क्या मेंशन हुआ है, अनटचेबिलिटी, कोई भी बंदा अनटचेबिलिटी करता है, छुआछूत करता है, ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट बंदा ये चीज़ को करता है तो जिस पर्सन की फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, देखिए
प्रोहिबिट करता है, ठीक है, बेगारी, फोर्स लेबर और बेगारी, फोर्स लेबर, ये चीज़ को मतलब वो करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, फोर्स लेबर, बेगारी, ये सब चीज़ को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल नंबर 23 कहता है, और कोई भी बंदा मतलब ये बेगारी, फोर्स लेबर को प्रमोट करता है, कराता है किसी इंडिविजुअल से, तो ये प्राइवेट बंदा के अगेंस्ट ये जिनका फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है पीपल। फंडामेंटल राइट्स देखिए, ये निगेटिव इन कैरेक्टर, कैसे निगेटिव इन कैरेक्टर, देखिए ये मैं कुछ बताता हूँ। ये हमेशा देखिए कह रहा है अगेंस्ट द स्टेट, प्रोहिबिट द स्टेट, तो हमेशा स्टेट के ऊपर लिमिट लगा रही है, तो इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और उधर देखिए हमारी जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, ठीक है। वो क्या कहता है, स्टेट को कहता है स्टेट स्ट्राइव टू डू सो, स्टेट स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर, तो ऐसे स्टेट को मतलब एडवाइस कर रहा है, स्टेट को कह रहा है स्टेट करे, ठीक है, वो लिमिट नहीं लगा रहा है स्टेट के ऊपर, स्टेट को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, ये चीज़ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और फंडामेंट देखिए डीपीएसपी हम क्या करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम गवर्नमेंट तुम्हारी कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है, इमरजेंसी लगने के बाद भी सस्पेंड नहीं होता है। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या है देखिए, आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ है, देखिए 21 में राइट टू लाइफ है, और 20 में देखिए क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए प्रोटेक्शन मिलता है आपको, ठीक है। कभी भी गवर्नमेंट पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्यों अरेस्ट कर रही है ये सब रीज़न आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, ये करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये आर्टिकल नंबर 20 में आता है, ठीक है पीपल। आर्टिकल नंबर 19 देखिए, आर्टिकल नंबर 19 कब कब सस्पेंड होगा ये बात करा जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंडेड ओनली ऑन एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो मतलब कोई भी फॉरेन, जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना के इंडिया के ऊपर एग्रेशन दिखा दिया, वार स्टार्ट कर दिया, इस चीज़ को कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। उस टाइम इमरजेंसी अगर लगाते हैं गवर्नमेंट तो उस चीज़ को कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। और इंटरनल इमरजेंसी जैसे इस चीज़ को कहा जाता है जैसे इंडिया के कंट्री के अंदर, ठीक है, कोई भी पार्टी, ठीक है, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और मतलब आर्म्स नहीं उठाती है, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है ये आर्म्स उठा रहे हैं, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी लगा देते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारी आर्टिकल नंबर 19 वायलेट नहीं होगी, ठीक है। जिस टाइम इंटरनल इमरजेंसी लगा के वो इमरजेंसी लगाएंगे, इंटरनल इमरजेंसी मेंशन करके, देश के अंदर कुछ वायलेंस हो गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कह के जब इमरजेंसी लगेगा तो आर्टिकल नंबर 19 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है पीपुल। और देखिए, ठीक है, हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए टोटल तो 7 फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट करके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया, ठीक है, उसको 300A में रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, 300A। और इसको कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू अमेंडमेंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट। सॉरी पीपल, यहाँ पे मैं थोड़ा चीज़ गलत बता दिया, देखिए ये जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है, ठीक है, वो क्या है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको रिमूव किया गया, ठीक है पीपल। पहले मैंने क्या बताया था 42, ये गलत है, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया और इसको क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है पीपल। तब अभी हमारी क्या है, टोटल कितना फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले कितना था, 7 था, अभी क्या है 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है पीपल। तो हमने देखिए, और आर्टिकल नंबर 12 को हमने नहीं पढ़े, 13 को हमने नहीं पढ़े, देखिए देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12 पे क्या मेंशन हुआ है, आर्टिकल नंबर 12 पे मेंशन किया हुआ है स्टेट का डेफिनेशन, स्टेट का डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है।
कि कौन कौन सी चीज़ स्टेट के अंदर आएगी, ये सब चीज़ें। और आर्टिकल नंबर 13 देखिए में ये मेंशन किया हुआ है, लॉ इनकंसिस्टेंस विथ फंडामेंटल राइट्स। कोई सा लॉ है वो फंडामेंटल राइट को हमारी वायलेट करता है, ठीक है, तो हम क्या कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत हमारी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया आर्टिकल नंबर 13 के तहत, ठीक है। लॉ इनकंसिस्टेंसी फंडामेंटल राइट, लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 13 कहता है। और देखिए ये चलिए हम थोड़ा डिटेल सारे आर्टिकल को देख लेते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट, देखिए यहाँ पे एक कोड मैंने दिया है आपको, ऐसे याद रख लिए 542421। इसका मतलब क्या है, देखिए 5 राइट टू इक्वलिटी, देखिए राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18 के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या है, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, देखिए इसमें 19 to 22 यहाँ पे 4 फंडामेंटल राइट्स है। तो याद रखने के लिए, आपकी इजी होने करने के लिए मैंने ये एक ट्रिक आपको बता दिया, 542421, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, देखिए ये रेंज काफ़ी बार पूछ चुका है। राइट टू इक्वलिटी कौन सी आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है, आपको 14 से 18 के बीच में आता है। तो 5, ठीक है, 14 याद रख लीजिएगा, उसके बाद 5 तक गिन लीजिएगा, एकदम आपको टिक मार देंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको लॉ के सामने सब इक्वल है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, देखिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, ठीक है। रिलीजन, रेस और कास्ट के ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राउंड है, ये कुछ ग्राउंड है, ओनली इन ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अदर ग्राउंड में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। जैसे मेरिट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, जैसे SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, वो नहीं कह सकते तुम, मतलब हमारी ये हमारी राइट टू इक्वलिटी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ठीक है। उनको अदर सरकमस्टेंसेस में हम उन्हें क्या कर सकते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो मैन को जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कौन सी आर्टिकल कहता है, देखिए आर्टिकल नंबर 16 कहता है, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लीजिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये डायरेक्ट एग्जामों में पूछता है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दे दिया था, पहले ऑप्शन मेंशन हुआ था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे करके, तो ज़्यादा लोगों ने क्या मार दिया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मार दिया। लेकिन ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देखिए किसके अंदर आता है, देखिए किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, ठीक है। एबोलिशन अनटचेबिलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, ठीक है। उसके बाद एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल एबोलिश करता है कौन सी आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल करता है। जैसे पहले की जो हमारी पास्ट में क्या होता था, कोई भी इंसान को, ठीक है, राय बहादुर, रॉय बहादुर, ये सब टाइटल दिया जाता था, तो उन टाइटल को प्रोहिबिट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो एकेडमिक टाइटल्स है, डॉक्टर्स है, सर है, उसके बाद जो हमारी मिलिट्री के अंदर है, मार्शल है, ठीक है, मार्शल, ये सब मिलिट्री के अंदर हमारी जनरल है, ये सब जो टाइटल दिया जाता है उनको तो अलाउड है, ठीक है, उनको प्रोहिबिट नहीं करता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। और अदर जो हमारी वो है हमारी जो टाइटल्स है, जैसे भारत रत्न और ये सब चीज़ों को प्रोहिबिट तो नहीं करता, लेकिन ये भारत रत्न एंड ऑल आपकी सब टाइटल और जैसे यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल में। राइट टू फ्रीडम देखिए आर्टिकल नंबर 19 to 22 में आता है, ठीक है। प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है, 6 राइट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम, ठीक है, फिर 6 राइट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 19। देखिए इसको याद रखने की तरीका क्या है, सामरो, ठीक है, सामरो, SAMRO, सामरो, ठीक है। एस से देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एस से स्पीच याद रख लीजिएगा। ऐसे देखिए असेंबली, ऐसे असेंबली याद रख लिए। ऐसे एसोसिएशन याद रख लिए। आर से एम से मूवमेंट, ठीक है, एम से मूवमेंट याद रखिए। आर से रेसिडेंस, ठीक है, और पी से प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ओ से ऑक्यूपेशन और पी से प्रोफेशन, कोई भी चीज़ याद रख लीजिएगा। तो सामरो से आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में ये सब चीज़ आता है, ठीक है।
प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आर्टिकल नंबर 20 में आता है। ठीक है, आप ऑफेंस के रिलेटेड कोई भी ऑफेंस आपने करे, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन, कोई भी अरेस्ट करते टाइम कैसे अरेस्ट करेगा आपको, कैसे कोई भी आपने कोई भी मतलब आपने ऑफेंस किया है उसमें आपको कैसे वो मिलेगा, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ें मेंशन हुआ है हमारी कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 20 में। देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 20 में 3 चीज़ें आती है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 20। देखिए यहाँ पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या है, देखिए अगर आपने आज कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो आज की लॉ के हिसाब से आपको क्या होगा, पनिशमेंट होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है आपने अगर आज कोई क्राइम किया है, ठीक है, और गवर्नमेंट में तुरंत एक लॉ बना देती है, ठीक है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट होगी, ऐसे नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिवली आपको पनिश नहीं किया जा सकता। आज की जैसे लॉ था, ठीक है, आज की लॉ के हिसाब से आपको पनिश किया जाएगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, जैसे आपने जो कोई क्राइम किया है, ठीक है, उसके लिए आपको पनिशमेंट हो चुका है, दोबारा गवर्नमेंट या अथॉरिटी आपको अरेस्ट करके दोबारा इस क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे आपको अरेस्ट कर दिया, जब जाके थाने में आपको मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, आप अपनी अगेंस्ट गवाह दे दो, ठीक है, वो भी क्या है, नहीं कर सकता अथॉरिटी। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 20 में मेंशन हुआ है। ठीक है, देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ हमें पता है तो हम तो आजकल देखिए थानों में बहुत ज़्यादा ये क्या हो रहा है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो रहा है मानो ये लोगों का। ठीक है, पुलिस बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर को यूज़ कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे आपको ये सब राइट पता है तो हम एक अवेयर सिटीजन बनेंगे, हमारे राइट के बारे में पता होगा तो हम अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम राइट के बारे में अवेयर रहेंगे तभी अथॉरिटी का हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 20 में आता है। इस राइट को तो गवर्नमेंट बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया इस राइट को, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन देखिए आर्टिकल कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इस अमेंडमेंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको राइट टू एजुकेशन देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 देखिए, और इस राइट के तहत देखिए 3 चीज़ में, एक तो फंडामेंटल राइट ऐड हुआ है हमारे आर्टिकल नंबर 21A, एक डीपीएसपी में चेंज हुआ है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बात किया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात किया गया, आर्टिकल नंबर 45 डीपीएसपी में चेंज किया गया। उसके बाद देखिए, और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इसमें क्या कहा गया, जो हमारी पेरेंट्स है, ठीक है, उनको क्या कहा गया सर्टेन एज तक अपने बच्चों को स्कूल भेजिए एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है, नॉलेज हासिल करने के लिए। तो ये 3 चीज़ को हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ऐड किया था। ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट आपको क्या है, कुछ प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। जैसे आर्टिकल नंबर 22 में ये चीज़ मेंशन हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऐसे याद रख लीजिए, एडी अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 ये 2 चीज़ को प्रिवेंट करता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। देखिए ये 2 चीज़ को मैं समझाता हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, जैसे कोई पुलिस को लग रहा है, ठीक है, आप कोई क्राइम कर सकते हो, उससे पहले आपको अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, और उसके पहले आपको पुलिस कस्टडी में डाल देता है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर क्राइम आपने करे नहीं हो तो उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, आपने कोई क्राइम कर लिया, उसके बाद पुलिस ने आपको अरेस्ट करा है, डिटेन करके रखा है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ये 2 चीज़ के रिलेटेड बात करता है आर्टिकल नंबर 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। देखिए आर्टिकल नंबर 22 to 24, सॉरी 23 to 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल में बात होती है, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 to 24 में ये बात होती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग को ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, फोर्स लेबर नहीं कर सकते हो, बेगारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 23 में कहता है। उसके बाद
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री में आप चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। हैजार्डस फैक्ट्री में कौन सी एज तक 14 साल की नीचे के बच्चे को, ठीक है, आप फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 टू 28 तक, ये इस रेंज के अंदर हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, ठीक है। वो कोड याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा एकदम। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस आर्टिकल नंबर 23 में कहता है, ठीक है। ये हमारी अंतरात्मा को देखिए फ्रीडम देता है, हमारी कॉन्शियस को, हमारी अंतरात्मा कोई सा कहता है ये वाला रिलीजन हमें अडॉप्ट करना चाहिए तो हम करेंगे, ठीक है। ये फ्रीडम देता है हमारे आर्टिकल नंबर 25 हमारे कॉन्शियस अंतरात्मा में। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, हम अनाउंस कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम हिंदुज़म को एम्ब्रेस करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी का एम्ब्रेस करते हैं, हम इस्लाम को एम्ब्रेस करते हैं, आप अनाउंस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका जो रिलीजन का रीट्स है, रिचुअल है इनको, ठीक है, उसको। और आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसका प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं है आप मतलब जोर जबरदस्ती किसी बंदे के रिलीजन को आप ये कर दो, कन्वर्ट कर दो, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है। प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, तुम्हारे रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। कौन सी आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 25 कहता है, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, ये फ्रीडम मिला हुआ है, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 26 में आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, कोई से रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल नंबर 27 ये बात करता है। फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वारशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वारशिप रिलेटेड बातें कह सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 कहता है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 और 30, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है ये, ठीक है। LSC ऐसे याद रख लीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल नंबर 29 कहता है, ठीक है। LSC लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने के बारे में कहता है माइनॉरिटी का, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 ये बात करता है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ आर्टिकल नंबर 32, जो मैंने अभी तक आपको बता रहा था, कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी गारंटर है फंडामेंटल राइट का। ये कौन सी आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल नंबर 32 में दे रखा है, ठीक है। ये इस आर्टिकल को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन का उपचार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। ये जो फंडामेंटल, ये भी एक आर्टिकल 32 इटसेल्फ है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हेबिस कॉर्पस एक रिट्स है। टू हैव ए बॉडी, कोई भी बंदा को मतलब अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अथॉरिटी ने, तो अथॉरिटी को 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वो है बिस्करपस कहता है, ठीक है। ये जैसे इसका फंडामेंटल राइट को वायलेट हो रहा है, राइट टू मूवमेंट, राइट टू ये सब वायलेट हो रहा है, तो इसको लेके आना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट इसका वायलेट हो रहा है तो मजिस्ट्रेट के पास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंडेमास का मतलब होता है वी कमांड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑफिशियल बंदा, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल बंदा अपना ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कोई भी ऑफिशियल बंदे को अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहता है वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं, तुम ड्यूटी परफॉर्म करो। उसके बाद देखिए ये प्रोहिबिशन क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और लोअर कोर्ट को कह सकता है ये तुम जो जजमेंट दे रहे हो, ठीक है,
ये जजमेंट तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है, तुम्हारे काम करने के दायरे के अंदर नहीं है, तुम इस जजमेंट को नहीं दोगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले आता है इस जो केस है इसको कहा जाता है क्या है, प्रोहिबिशन। उसके बाद देखिए सर्टेररी क्या है, सर्टेररी सेम केस है। देखिए सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है, कब कहता है, जब ये जजमेंट दे चुका होता है। लेकिन ये प्रोहिबिशन क्या है, जजमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम्हारी जुरिस्डिक्शन अंदर नहीं है, अपने पास ले लेता है। और मतलब ये सर्टेररी क्या है, जजमेंट देने के बाद, ठीक है, अपनी जुरिस्डिक्शन या जजमेंट कोई गलती कर देता है जजमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है सर्सरियो, ठीक है। और क्यू वारंटो का मतलब क्या है, देखिए बाय व्हाट अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी बंदा आया, किसी को गवर्नमेंट कोई जॉब मिला है, ठीक है, और दूसरे बंदे को लग रहा है ये कोई फ्रॉड करके कोई क्राइम करके इस जॉब को लिया है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कोई थर्ड पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस बंदे को पूछेगा बाय क्यू वारंट के तहत इसको पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी से आपको जॉब मिला है, ठीक है। ये सारा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है और ये सारे को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए हम सुप्रीम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं हम, 226 के तहत जाता है, 226 के अंदर जाते हैं हम हाई कोर्ट में। देखिए यहाँ पे रीट्स के रिलेटेड में थोड़ा सा और बात बताता हूँ, ठीक है। ये जो रीट्स है, हेबिस कॉर्पस, मेंडिमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और क्यू वारंटो, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और हाई कोर्ट है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, ये जो रीट्स हैं इनको इशू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का रीट्स जुरिस्डिक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट्स का जो रीट्स इशू करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो नैरो है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जब हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट होगी तब रीट्स को इशू कर सकता है। लेकिन जो हमारी हाई कोर्ट है, वो हमारी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगी तब तो रीट्स जुरिस्डिक्शन को इशू कर सकता है, और अदर राइट जब वायलेट होंगे तब भी रीट्स को इशू कर सकता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट का रीट्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो रीट्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो नैरोअर है, ठीक है। और एक डिफरेंस देखते हैं हम, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो रीट्स इशू करता है, ठीक है, उसका वाइडर टेरिटरी में है, ठीक है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल्ली में है, उसने रीट्स इशू कर सकता है, तमिलनाडु के लिए कर सकता है, असम के लिए कर सकता है, हमारे मणिपुर के लिए कर सकता है, गुजरात के लिए कर सकता है। लेकिन जो हमारी मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट है, वो जो रीट्स इशू करेगा वो गुजरात टेरिटरी के अंदर ही रीट्स इशू कर सकता है, ठीक है। दूसरे पूरा इंडिया के लिए रीट्स इशू नहीं कर सकता। इसीलिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का लार्ज है और हाई कोर्ट का स्मॉल है, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट का जो रीट्स इशू करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का नैरो है, मतलब स्मॉल है, और हाई कोर्ट का क्या है, वाइड है, लार्ज है, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी कर सकता है और नॉर्मल लॉ के अगेंस्ट भी कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल राइट्स वायलेट हो रहा है, नॉर्मल लॉ वायलेट कर रही है, तब भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओनली जब हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होगी तभी रीट्स इशू करेगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने आर्टिकल नंबर 31 हमने कर लिया। देखिए आर्टिकल नंबर 31 को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स से। अभी क्या है, हमारी पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स था, तो एक डिलीट कर दिया। अब हमारी क्या कितना फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 33 क्या क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 33 कहता है पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। किन के फंडामेंटल राइट्स को, जो आर्म फोर्स में है, ठीक है, जो हमारी मिलिट्री में है, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट इसीलिए करता है कि वो फोर्स जो है हमारी आर्म फोर्स है, ये सब पब्लिक ऑर्डर सारा मेंटेन रखे, ठीक है। कोई भी चीज़ें अब इन्फॉर्मेशन को, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को मीडिया में आके ना बताए, ठीक है। इनका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसीलिए इनका फंडामेंटल राइट्स को क्या करा जाता है, कार्व किया जाता है, लिमिट किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 33 के अंदर। और आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल नंबर 34 कहता है कहीं किसी भी एरिया में मार्शियल लॉ लगता है। मार्शियल लॉ मतलब इमरजेंसी से थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे मार्शियल लॉ मतलब कोई भी जगह पे एक्सट्रीम वायलेंस शुरू हो गया, वहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारा रूल करने की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटी है वो सारा आर्मी हाथ में ले लेती है, ठीक है। वहाँ पे मार्शियल लॉ लगता है, और मार्शियल लॉ जब लग जाता है, ठीक है,
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो हमारे जो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आर्मी, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे कौन से आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल नंबर 34 में बोला गया। और आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल नंबर 35 कहता है हमारी जो कोई भी फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे तो ऑलरेडी हमारी सारे फंडामेंटल राइट क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, खुद ही खुद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। उनके लिए लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए लॉ बना सकते हैं उन फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो सिर्फ कौन लॉ बनाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। क्यों पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी होने के लिए, पूरा इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी होने के लिए कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। पूरा इंडिया में यूनिफॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट होगा, इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता लॉ, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकते। जैसे कि देखिए अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 70 में आता है, प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक है। वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाया गया लॉ, ठीक है। वो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, ठीक है पीपल। ये हमारी कंप्लीट फंडामेंटल राइट यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखिए डीपीएसपी को कवर करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। तो पीपल आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर करिए इस चीज़ को। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है पीपल। तो थैंक यू, जय हिंद।